हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू दीप अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर का 5th वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल देख चुके हैं। तो आइए आज हम एफसीसी को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अरेंजमेंट से शुरू करते हैं कि अरेंजमेंट इन एफसीसी में क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ एटम इन एफसीसी, कि एटम्स की अरेंजमेंट एफसीसी में कैसी होती है, इसको शुरू करेंगे ए से। तो अरेंजमेंट में सबसे पहला पॉइंट है कि एटम्स प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, हर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हो गए, एंड ऑल फेस सेंटर्ड भी होंगे। ऑल फेस सेंटर्ड ऑब्वियसली, क्योंकि हम एफसीसी देख रहे हैं। ऑल फेस सेंटर्ड ऑफ यूनिट सेल। तो एटम्स हर कॉर्नर पे होंगे और हर फेस के सेंटर्ड में होंगे। अब सेकंड पॉइंट है कि कॉर्नर्स के जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जैसे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक दूसरे को टच करते थे, लेकिन बॉडी सेंटर्ड में भी टच नहीं करते थे, और एफसीसी में भी ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। एटम्स एट कॉर्नर्स do not touches each other। अब थर्ड पॉइंट है कि फेस सेंटर्ड में अपोजिट फेस के जो एटम्स है वो भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अपोजिट फेस सेंटर्ड एटम्स, और अल्टरनेट भी बोल सकते हैं, और अल्टरनेट फेस सेंटर्ड एटम्स does not touches each other। वो एक दूसरे को, वो एटम्स भी टच नहीं करेंगे। वो कुछ इस तरह से होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं कि एफसीसी का यूनिट सेल किस तरह से होगा। कुछ हम कुछ एफसीसी का यूनिट सेल इस तरह से बना लेंगे। अब हमने देखा है कि एटम्स कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर पे एटम्स है, है ना। कॉर्नर्स पे कुछ इस तरह से एटम होंगे, और एक एटम होगा वो सेंटर में होगा, बीच में होगा। ठीक है, तो इस तरह से इनके एटम होंगे। तो ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन ये जो बीच वाला होगा ये इन सबसे टच करेगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको समझो। ठीक है, दो, हाँ। तो ये कुछ इस तरह से एक दूसरे को टच करेंगे। सेंटर वाला एटम इन सबसे टच करेगा, लेकिन ये जो कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब ये एक फेस हो गया। सेम एग्जैक्ट इसके साइड वाला फेस होगा। अब सपोज अगर मैं कुछ इस तरह से एक यूनिट सेल बनाऊं, तो ऐसे समझो ये वाला जो यूनिट सेल है, ये फ्रंट वाला है। तो इसके साइड वाला यहाँ पे, इसका लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये एक दूसरे को टच करेंगे, लेकिन ये फेज वाला इसके अपोजिट फेज वाले को टच नहीं करेगा। यही हमने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि अपोजिट फेज वाले जो एटम्स होंगे एफसीसी के, वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। पहले पॉइंट हमने देखा कि हर कॉर्नर पे और हर फेज पे एटम्स होंगे। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि जी कि यहां पे जो भी कोई एटम होगा
इस कॉर्नर पे, कॉर्नर वाले एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे कि कॉर्नर वाले एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि जो फेस सेंटर्ड का एटम है वो अपोजिट वाले फेस से भी टच नहीं करेगा, वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब देखो फोर्थ पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपको अभी पहले तो इससे पहले के वो डायग्राम में ही बता दिया है कि अब टच कौन करेगा। अब हमने तो ये देख लिया कि कहाँ पे एटम है, हमने ये तो देख लिया कि एटम्स कहाँ पे है और कौन सा एटम किसको टच नहीं करता, लेकिन हम यह देखते हैं कि अब एटम्स टच कौन से करेंगे। तो देखो एटम्स टच कौन से करेंगे, जो फेस सेंटर्ड पे है। अब जैसे कि हमने उसी यहां पे देखा कि ये वाले एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये देखो, है ना। तो एटम्स टच कौन से करेंगे, एटम्स टचेस इन एफसीसी, इन एफसीसी। तो इसमें दो पॉइंट होंगे। तो फर्स्ट है कि फोर कॉर्नर के जो होंगे, फोर कॉर्नर्स एटम ऑफ सेम कंसिडरिंग फेज, सेम कंसिडरिंग फेज, मतलब अगर हम ये वाला फेज कंसिडर कर रहे हैं तो और कॉर्नर के जो फोर एटम है, कॉर्नर के जो चार एटम है वो उसी फेज के एफसीसी को टच करेंगे। ये देखो मैंने वही लिखा है, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ये चार कॉर्नर्स के एटम जो है वो उसी सेम फेज के एफसीसी के जो सेंटर में है, फेज के सेंटर में जो एटम है वो उसी को टच कर रहे हैं। और अब ये किस किस को टच करेगा, अब ये इनका तो हो गया, कॉर्नर वाले एटम्स तो हमें पता चल गया कि वो एफसी सेंटर वाले एटम्स को टच करेंगे। अब ये सेंटर वाला एटम और किस किस को टच करेगा इन चारों के अलावा, तो वो किसको टच करेगा, वो उसके अपोजिट को छोड़ के बाकी सबको टच करेगा। मतलब अब ये अगर ये वाला फ्रंट साइज है, सॉरी, अगर ये हमने कंसिडर किया है कि ये फ्रंट है, फ्रंट पे ये एटम्स है ना, फ्रंट साइड पे ये एटम्स है, तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट मतलब बैक साइड वाला एटम्स का फेज, बैक साइड वाला एटम जो उस बैक साइड के फेस पे जो एटम है फेस सेंटर्ड में, उसको छोड़ के ये बाकी सब को टच करेगा। अब कितने फेजेस को ये टच करेगा, 5 फेजेस को ये टच करेगा। 6 फेजेस होते हैं एक क्यूब में, टोटल क्यूब में 6 फेजेस होते हैं। मैंने बताया था, ये सबसे पहली वीडियो में बताया था सॉलिड स्टेट के कि हमने कैसे फेजेस को चेक करना है, हमने कैसे हम कंसिडर कर दे कि फेज कौन से है, कैसे है और कौन सा किसको टच करता है। तो ये 5 फेजेस को टच करेगा। एडजेसेंट फेस ऑफ सेम कंसिडरिंग एटम, सॉरी, फेस सेम कंसिडरिंग फेस। तो ये सेम कंसिडरिंग, जैसे हमने ये वाला कंसिडर किया है तो इसके एडजेसेंट फेस कौन से होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक नीचे वाला, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये इसके एडजेसेंट होंगे। तो बस एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, इसका एग्जैक्ट अपोजिट। मतलब इसके अगर अगर ये दो फेज है, अगर ये दो फेज है और इसका एग्जैक्ट अपोजिट में ये वाला फेज है, तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट वाला फेज में ये टच नहीं करेगा, बाकी सबको टच करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी, एफसीसी, और जिसको हम बोलते हैं रैंक। एफसीसी में रैंक क्या है, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी। ओके, सो नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में भी एक छोटी सी ट्रिक बताई है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो। वो ट्रिक कौन सी थी, देखो हमें ये देखना है कि कौन सा एटम एफसीसी में कहां पे है। अब देखो सबसे पहले आता है कि कॉर्नर पे, सबसे ज्यादा कॉर्नर्स है तो कॉर्नर, तो कितने कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स एटम, है ना, कॉर्नर्स एटम, तो कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। उसके बाद एज लेंथ पे कितने होते हैं एज लेंथ पे, नंबर ऑफ एटम एट एज लेंथ, एज पे कितने होते हैं, एज पे कितने होते हैं, 4 एजेस होते हैं।
उसके बाद होता है फेज पे कितने एटम्स है, फेज पे कितने फेज है, 6 फेज। हम 2 फेज कंसिडर करते हैं, सॉरी फेजेस, टोटल फेजेस 6 है, हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, हम 2 से डिवाइड उसको करते हैं। और उसके बाद होता है एक बॉडी सेंटर, कि एक सेंटर में कितना एटम है, तो सेंटर कितने होता है, एक। तो ये एक फॉर्मूला है जो किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम हम इससे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, या आप ये बिना पेन पेपर आप मन में कैलकुलेट करके आप कर सकते हो। अब देखो कि एफसीसी में कॉर्नर्स पे कितने एटम्स होते हैं, हमने देखा कि एफसीसी में हर कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, तो हर कॉर्नर पे एटम होते हैं मतलब 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स हो गए। उसके बाद एज पे कोई एटम्स है एफसीसी में, 0 है। उसके बाद फेज कितने हैं, अब 6 फेजेस है, और 6 फेजेस पे हमने देखा कि हर फेज पे एटम्स है, तो हर फेज सेंटर के फेज पे एटम है, तो 6 फेजेस हुए, तो 6 फेजेस हो गए। उसके बाद सेंटर में कोई एटम है नहीं, ये बीसीसी नहीं है, ये एफसीसी है, तो सेंटर में भी कोई एटम नहीं है, तो कितना हो गया, कितना हो गया, ये एक और ये 3, तो टोटल एटम्स कितने हो गए, 4 एटम्स हो गए, 4 एटम्स इन एफसीसी। कितने एटम्स होते हैं एक एफसीसी में, 4 एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एफसीसी में, 4 एटम्स होते हैं। अब सी पॉइंट देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है रिलेशन बिटवीन एटम रेडियस एंड एज लेंथ। कि एज लेंथ और एटम के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो हम एफसीसी पढ़ रहे हैं, तो एफसीसी में एटम्स कहां पे होंगे, ऑब्वियसली फेस डायगोनल पे होंगे, और फेस डायगोनल की लेंथ क्या होती है, फेस डायगोनल क्या लेंथ होती है, पॉज करके मेरे को जल्दी से कमेंट में बताओ, फेस डायगोनल की लेंथ क्या होती है, A√2। फेस डायगोनल की लेंथ होती है A√2। अब A√2 है, और हमें ये पता है कि एफसीसी के एटम्स एक दूसरे को कहां पे टच करेंगे, वो फेस डायगोनल पे ही टच करेंगे। कहां पे टच करेंगे एक दूसरे को, फेस डायगोनल पे टच करेंगे। और फेस डायगोनल की लेंथ हमें पता है, फेस डायगोनल की लेंथ क्या है, फेस डायगोनल की लेंथ है A√2। ओके, तो देखो मैं एक जल्दी से आपको एक एफसीसी का बता दिखाता हूँ। देखो, तो ये कुछ सॉरी, तो ये कुछ ऑलरेडी इस तरह से अपने पास है। ओके, तो ये जो सेंटर वाला एटम है, ये किन किन को टच कर रहा है, ये सेंटर वाला एटम हमें पता है कि 4 कॉर्नर होते हैं वैसे, है ना, तो हम फेस डायगोनल वाली लेंथ देख रहे हैं। अगर फेस डायगोनल वाली लेंथ, अगर सपोज फेस डायगोनल वाली लेंथ ये है, तो हमें पता है वो किस किस को टच कर रहा है, इस कॉर्नर के एटम को और इस कॉर्नर के एटम को। तो कितने एटम्स, टोटल एटम्स कितने हो गए एक दूसरे को कितने एटम्स की रेडियस यहाँ पे कैलकुलेट होगी, एक ये, इसमें कितने हैं रेडियस, अगर ये सेंटर है इसका और अगर इसका ये सेंटर है, तो कितने एटम्स एफसीसी के एटम्स को, कितने एटम्स टच कर रहे हैं, कॉर्नर के 2 एटम्स, और 2 एटम मिलके कितना रेडियस दे रहे हैं, एक एटम्स में एक रेडियस, तो ये हो गया ना। तो कितने एटम है, इसका तो ये भी कैलकुलेट होगा, तो 1 2 मतलब एक, और इसका ये होगा, देखो ये एक, ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ में इतनी सारी जो लेंथ है, ये लेंथ की वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो देखो ये लेंथ की वैल्यू क्या है। आपको, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखो, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको बताया है, काफ़ी सारे डायग्राम्स को रिपीट कर करके बताया। देखो इसकी और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी, ये लेंथ, इस लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, इस लेंथ की वैल्यू है A√2। ठीक है, A√2, इस लेंथ, ये फेस डायगोनल की लेंथ है, ये एक फेस डायगोनल की लेंथ है, और इस लेंथ की वैल्यू, इस लेंथ की, सॉरी, इस फेस डायगोनल के लेंथ क्या है, A√2।
टू, और a√2 की वैल्यू क्या है? अब a√2 किसके बराबर आ गया? a√2 किसके बराबर आ गया? ये 1, 2, 3 और 4, चार रेडियस के, चार एटम्स के रेडियस के बराबर a√2 आ रहा है। इसका मतलब रिलेशन बिटवीन एटम और रेडियस क्या हो गया? 4r। रिलेशन बिटवीन एटम एंड रेडियस क्या हो गया? 4r। और अगर आपको अब यहां से अगर a की वैल्यू निकालनी हो तो क्या कैसे करोगे? a इक्वल टू 4r बाय √2, ये है a की वैल्यू। आप इसको मल्टीपल टाइम्स, अब आपको समझ में आएगा ये कितना इंपॉर्टेंस है। आप इसको मल्टीपल टाइम्स आप इनको देखोगे, आप इनको यूज करोगे मल्टीपल टाइम्स। आपको अगर सॉलिड स्टेट के एग्जाम्पल, आप सॉलिड स्टेट में अगर एफसीसी के एग्जाम्पल लगाओगे, कैलकुलेशंस लगाओगे, क्वेश्चंस लगाओगे, इन चीजों को आप मल्टीपल टाइम, हर एक क्वेश्चंस में आपको अराउंड ऑलमोस्ट हर क्वेश्चंस में आपको ये दो चीजें यूज करनी ही होंगी। अब डी पॉइंट देखते हैं कि डी पॉइंट में है कि नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स क्या होगा? नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा भाई नियरेस्ट डिस्टेंस? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी, इससे पहले की वीडियोस आपने प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर बीसीसी या फिर उससे भी पहले की वीडियो देखे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नियरेस्ट एटम कैसे निकालते हैं। अब भी मैंने जस्ट इससे पहले के एग्जाम्पल में ही बताया कि नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है, नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो सकता है एटम्स का, नियरेस्ट डिस्टेंस इन एफसीसी। होप कि आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा एफसीसी में? अरे भाई a√2 ही तो होगा। नियरेस्ट डिस्टेंस a√2 ही तो होगा। क्यों? नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है इसका? नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? जहां पे एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे, जहां पे एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे वही तो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर नियरेस्ट डिस्टेंस एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे, और टच कौन से लेंथ पे कर रहे हैं? वो फेस डायगोनल के लेंथ पे कर रहे हैं। फेस डायगोनल की लेंथ पे एफसीसी में एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो बस वही उसका नियरेस्ट डिस्टेंस हो गया। और कितने एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं? दो एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो बस इसको अगर हमने निकाला तो हमें मिलेगी वैल्यू a/√2। a/√2। तो नियरेस्ट डिस्टेंस एफसीसी में नियरेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? a/√2। एक दूसरे को टच करेंगे वो फेस डायगोनल पे, कितने एटम टच करेंगे? दो एटम टच करेंगे, तो बस नियरेस्ट डिस्टेंस हो गया। फेस डायगोनल पे दो एटम्स टच कर रहे हैं तो बस उसको डिवाइड कर दो, तो हमें ये वैल्यू मिल रही है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस हो गया एफसीसी में a/√2। अच्छा, ये तो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस हो गया, ये तो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस हो गया, नियरेस्ट डिस्टेंस हो गया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मेरे को कमेंट में बताओ, कमेंट करके बताओ कि इसका सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस इन एफसीसी क्या होगा? नियरेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? कमेंट करके मेरे को बताओ इसका कि इसका आंसर क्या है। जिसका आंसर सबसे सटीक, जिसका आंसर सबसे सही होगा, मैं उसका आंसर कमेंट, मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा, सबसे टॉप पे उसका आंसर पिन कर दूंगा। तो उसका नाम सबको दिखेगा कि ये इस बंदे ने सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर दिया है। तो ई पॉइंट देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी। एफसीसी, तो देखो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूं। इसके लिए मैं ऑलरेडी, मेरे पास मैंने उससे पहले के वीडियोस में ट्रिक बताई है। अगर एफसीसी, अगर कोई भी एटम्स एक दूसरे को, अगर कोई भी नियरेस्ट एटम है और वो नियरेस्ट एटम अगर फेस डायगोनल पे है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। अगर कोई भी नियरेस्ट एटम, कोई भी टचिंग, जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एटम, अगर वो एटम्स
एफसीसी पे है, मतलब सॉरी फेज डायगोनल पे है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। और जबकि हम क्योंकि हम एफसीसी देख रहे हैं, एफसीसी में अभी हमने देखा इससे पहले के पॉइंट में, डी पॉइंट में, कि नियरेस्ट एटम, नियरेस्ट डिस्टेंस इन एटम एफसीसी में है फेस डायगोनल पे। इसका मतलब इसका सीएन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12। ये तो हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है। अब देखो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर उसका होगा 6, और इसका सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों होगा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्योंकि अब इससे पहले के वीडियोस में मैंने काफ़ी अच्छी तरह से इसको कवर किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी ये चीज़ें देख रहा हूँ। इससे आपका दिमाग भी शार्प रहेगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि ये काफ़ी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ये बहुत इजीली मिस कर जाओगे। इसलिए कमेंट करके बताओ, अपना नॉलेज अपडेट रखो। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, एफ पॉइंट में देखते हैं कि हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला तो हर यूनिट सेल के लिए सेम है, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला हर यूनिट सेल के लिए सेम है। तो देखो डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एटम्स की, हमारे पास एटम, नंबर ऑफ एटम्स कितने हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके एटॉमिक वेट से, या फिर मॉलिक्यूल होगा तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है। तो D इज इक्वल टू, हम एटम्स को Z से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को हम Z से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। अगर एटम है तो एटॉमिक वेट रखेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, और इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब मास तो ये हो गया, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, अब हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी वो क्यूब की तरह दिख रहा है ना, ए क्यूब। अब ए क्यूब को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से। क्यों, क्योंकि हमने एटॉमिक मास भी तो लिया है, सॉरी एटॉमिक वेट भी तो लिया है। अब इसको और इसको, ये है यूनिवर्सल फॉर्मूला बाय द वे, ये है यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये हर एटम्स, ये हर यूनिट सेल के लिए ये एक ही फॉर्मूला है। बस यहाँ पे z और a क्यूब की वैल्यू हर यूनिट सेल के लिए चेंज होती रहेगी। तो एफसीसी के लिए क्या होगा, अब एफसीसी के लिए क्या होगा बताओ, z की वैल्यू क्या है एफसीसी में, 4, 4 बाय जो एटम्स होगा उसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, हमने इससे पहले देखा था रिलेशन बिटवीन ए क्यू, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस। देखो आगे आइए, रिलेशन आ गया, वो क्वेश्चन यहीं पे आ गया। आपको अगर वो वैल्यू यहाँ पे डालनी होगी, तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी इससे पहले, कि ए की वैल्यू थी 4r बाय रूट 2, ये हमने ए की वैल्यू निकाली थी। तो बस इस वैल्यू को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। एक तो आप इस वैल्यू को डायरेक्टली इसे डाल दो, 4r बाय रूट 2, और इसका क्यूब, या फिर इस वैल्यू को आप कुछ इस तरह से भी डाल सकते हो, 2 इंटू 2 रूट आर, इस तरह से भी डाल सकते हो, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। और बस ए ने एवोगाड्रो नंबर तो आपको पता है, तो बस इसको कैलकुलेट करो, आंसर पाओ। डेंसिटी आपको यूनिट सेल की, एफसीसी यूनिट सेल की डेंसिटी आप इस कैलकुलेशन से, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। अब है जी पॉइंट, जी पॉइंट है कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी लिखते हैं, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी। तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले एफसीसी को देखो। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसको डिवाइड करना है a क्यूब से। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, तो n क्या है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब ये जो 4 पाई क्यूब है, ये 4/3 पाई आर क्यूब है,
ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, है ना, सिंगल एटम, वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब को हम वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम बोलते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, यहाँ पे जो एटम है, यहाँ पे जो एटम है, यहाँ पे एटम इज कंसिडर एज अ स्पीयर, है ना। एक स्पीयर को एक स्पीयर को हम एज अ एटम को एज अ स्पीयर मानते हैं, कंसिडर एज अ स्पीयर, है ना। सर्कल नहीं मानते, सर्कल नहीं मानेंगे, एक 3D स्पेस में एटम को एक स्पीयर मानेंगे। तो स्पीयर का जो वॉल्यूम होगा वही एटम का वॉल्यूम होगा। और ए क्यूब आपको पता है, एफसीसी का ए क्यूब अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो बस इसको एफसीसी के लिए कैलकुलेट कर दो। नंबर ऑफ एटम एफसीसी में कितने होते हैं? 4। ये एज इट इज आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या थी? 2। अब मैं इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से डाल दी है मैंने यहाँ पे इस बार, है ना। तो बस हो गया। अब इसको अगर हमने कैलकुलेट किया, करने के बाद हमें मिलता है π/3√2, और इसकी वैल्यू कुछ आती है 0.74। मतलब 0.74 ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। 0.74 क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी, है ना। पीएफ ऑफ एफसीसी, एफसीसी कितना हो गया? 0.74। और इसको अगर हमने परसेंटेज में लिखा तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया? पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया एक एफसीसी में? 74%। इसका वॉइड कितना हो गया? वॉइड कितना हो गया? खाली स्पेस कितना है एफसीसी यूनिट एटम में? इसको माइनस कर दो, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो यहीं पे आएगी। तो कितना होगा? 6 और 26, है ना, 26%। तो 26% जो होगा वो इसका वॉइड हो गया, और 74% इसका पैकिंग फ्रैक्शन, सॉरी, उसका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। मतलब जो भी एक एफसीसी का एक यूनिट सेल है, एफसीसी के यूनिट सेल में एटम्स में पूरे एफसीसी के यूनिट सेल में एटम्स ने कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है? 74%। अगर ये 100% है तो 100% में से 74% एफसीसी में एटम्स है, और 26% क्या है? इसमें एम्प्टी स्पेस है। और एम्प्टी स्पेस कौन सा होगा? जहाँ पे एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, वो भी तो खाली, वो ही एम्प्टी स्पेस है। तो वो कितना है? टोटल 26% है। दिस इज ऑल अबाउट द एफसीसी। एक्चुअली ये वीडियो जल्दी इसलिए हो गया कि इससे पहले की वीडियोस में मैंने काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है हर स्टेप के लिए, हर एक चीज के लिए, जो कि हमने जितने भी ए बी सी डी हमने पैकिंग फ्रैक्शन तक जी तक देके शायद, है ना। तो हर एक स्टेप के लिए मैंने काफी सारे एग्जांपल्स देके, काफी सारे डायग्राम्स देके मैंने हर एक एग्जांपल्स को अच्छी तरह से समझाया कि उसको कैसे उसको विजुलाइज करना है, या फिर कैसे उसको हमें समझना है। तो आप एक बार, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी जल्दी आपके लिए ख़त्म हो चुका है, और आपको अगर कुछ डाउट है तो एक तो आप कमेंट करके मुझे डाउट बताइए कि आपका डाउट क्या है। मैं डिटेल आपको पर्सनली आपको डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। या फिर आप ऐसा कीजिए, आप एक बार पुराने वीडियोस देख लीजिए, इससे पहले का बीसीसी और प्रिमिटिव यूनिट सेल का वीडियो एक बार देख लीजिए, उसको गो थ्रू कर लीजिए। वैसे भी आपको वो करना भी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में इन चीज़ों को सबको बताया है, छोटी छोटी ट्रिक्स उसमें बताई है। तो आप उसको भी देखिए, और इस वीडियो का भी मुझे फीडबैक बताइए, इस वीडियो का भी आंसर्स, या फिर इस वीडियो के भी जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट वीडियो में हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को डिस्कस करेंगे। वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम पूरा एक लेक्चर, कम से कम मैं टारगेट कर रहा हूँ कि कम से कम 20 to 25 या फिर 30 तक क्वेश्चंस हम जितना भी हमारा अब तक का टॉपिक कवर हुए, पिछले के सब टॉपिक कवर हुए, उसके ऊपर हम एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चन हम कवर करने का कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है हर एक का एक्सप्लेनेशन देने के लिए। इसी के साथ अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो, आप सीरियसली कुछ सीखना चाहते हो, आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो।
तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज उसको कमेंट कीजिए, उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यस सब्सक्राइब भी कीजिए। और तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।